नमस्कार। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 6 द्वितीयक क्रियाएं। संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं, चाहे वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक हों, सभी का कार्य क्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन करना है। ये संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आती है, इसमें प्रोसेसिंग की जाती है। इसमें जैसे गेहूं से आटा बनाना, मैदा बनाना, लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बनाना, तो ये सारी चीज़ें द्वितीय क्रिया में आएंगी। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर, मतलब जो प्रकृति से कच्चा माल मिलता है उसका रूप बदलकर मूल्यवान जो बन जाती है वस्तुएं, उसको हम द्वितीय क्रिया में शामिल करते हैं। कपास का सीमित उपयोग है, परंतु तंतु में परिवर्तित होने के बाद यह और अधिक मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जा सकता है। खदानों से प्राप्त लौह अयस्क का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते, परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है। तो लोहे का जब हम इस्पात में बदल देते हैं और इस्पात का जब उपयोग किया जाता है तो यह मूल्यवान धातु हो जाती है। परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग कई प्रकार की मशीनें एवं औजार बनाने में होता है। खेतों, वनों, खदानों एवं समुद्रों से प्राप्त पदार्थों के विषय में भी यही बात सत्य है। इस प्रकार द्वितीय क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित है। अब आता है विनिर्माण, यानी मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है। हस्तशिल्प से कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। निर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे शक्ति का उपयोग, शक्ति मतलब बिजली, पावर, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन एवं कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इन देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। चलिए अब आगे आते हैं। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके पढ़ना है आपको। कौशल का अवशिष्टीकरण, उत्पादन की विधियाँ। शिल्प तरीके के कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है, जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है, अतः इसकी लागत अधिक आती है, जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से है, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। इस बॉक्स में उद्योगों का निर्माण, विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, तो हाथ से बनाई हुई वस्तुओं को क्या बोलते हैं, विनिर्माण कहते हैं। फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। यह एक परम आवश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण इकाई होती है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है। प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा बही एवं रिकॉर्ड का रखरखाव रखा जाता है। तो जब विनिर्माण किया जाता है या उद्योग धंधे जब लगाए जाते हैं, इंडस्ट्री लगाई जाती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी जाती है। लोगों जो रिकॉर्ड रखा जाता है, कितना सामान आया, कितना गया, किसको कितनी सैलरी दी, ये सारा ध्यान इसमें किया जाता है। उद्योग एक व्यापक नाम है और इसे विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में भी देखा जाता है। जब कोई इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है, तब उसके मस्तिष्क में कारखाने एवं कारखानों में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का विचार उत्पन्न होता है। लेकिन कई गौण क्रियाएं हैं जो कारखानों में संपन्न नहीं होती, जैसे कि पर्यटन उद्योग या मनोरंजन उद्योग इत्यादि। अतः स्पष्टता के लिए विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अब आता है संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण। अच्छा, इसके पहले यंत्रीकरण पढ़ते हैं। यंत्रीकरण से तात्पर्य है किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। यंत्रीकरण, यंत्र लगाना, मशीनें लगाना। स्वचालित, जो ऑटोमेटिक होती हैं। यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है पुनर्निवेशन एवं संवृत पाश कंप्यूटर का नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने, जिसमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है, पूरे विश्व में नजर आने लगी है।
तो अब जितने भी इंडस्ट्री लगाई जा रही है आजकल उसमें कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमेटिक सारा सामान तैयार, पैकेजिंग वगैरह सब कुछ हो जाता है इसमें। प्रौद्योगिकी नवाचार शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का महत्वपूर्ण पहलू है। संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण, आधुनिक निर्माण की विशेषताएं। तो ये 5 विशेषताएं इसमें दी हुई हैं। एक, जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र। दूसरा है अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना। तीसरा, अधिक पूंजी लगी जाती है इसमें। बड़े संगठन होते हैं और प्रशासकीय अधिकारी वर्ग भी इसमें आता है। तो ये 5 चीज़ें इसमें शामिल की जाती है। अनियमित भौगोलिक वितरण, आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों में सीमित है। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भूभाग पर इनका विस्तार है। यह देश आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं। कुल क्षेत्र को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट हैं तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रित है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के मक्का की पेटी के 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतः 4 बड़े फार्म होते हैं, जिनमें 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं, जिनमें 50 से 100 मनुष्यों का भरण पोषण होता है। परंतु इतने ही क्षेत्र में अनेकों वृहत समाकलित कारखानों को समाविष्ट किया जा सकता है और हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर मान लो छोटे से क्षेत्र में अगर कृषि की जाती है तो वहाँ पे कुछ ही लोगों को पेट भर जाता है, परंतु उसी क्षेत्र में अगर कोई इंडस्ट्री लगा दी जाए और कोई कारखाना लगा दिया जाए जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों रूप से उसमें मिलता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कोई मिल लगा दी जाती है, कपड़े की फैक्ट्री लगा दी जाती है, तो कपड़े का उत्पादन जो होता है तो उसमें दुकानदार भी शामिल हो जाते हैं, परिवहन वाले शामिल हो जाते हैं, पूंजी वाले शामिल हो जाते हैं, शक्ति वाले शामिल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल करके कई हजारों लोगों को उसमें रोजगार मिल जाता है। उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं, इसलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन लागत कम आए। तो उत्पादन लागत वहीं पर कम आती है जहां पर कच्चा माल होता है। कच्चे माल के पास में अगर इंडस्ट्री लगाई जाती है तो लागत वहां पे कम आने की संभावना ज़्यादा होती है। अब इसमें बाजार तक अभिगम्यता मतलब अप्रोच, बाजार के नज़दीक होना चाहिए। तो उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक क्या है? उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग एवं वहाँ के निवासियों में खरीदने की क्षमता। दूरस्थ क्षेत्र जहाँ कम जनसंख्या निवास करती है छोटे बाजारों से युक्त होती है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र वृहद वैश्विक बाजार हैं क्योंकि इन प्रदेशों के लोगों की क्रय क्षमता अधिक है। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व एशिया के घने बसे प्रदेश भी वृहद बाजार उपलब्ध कराते हैं। कुछ उद्योगों का व्यापक बाजार होता है जैसे वायुयान निर्माण एवं शस्त्र निर्माण उद्योग। तो नेक्स्ट इसमें कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। अब जहाँ पे कच्चा माल होगा वहाँ पे भी इंडस्ट्री अगर लगाते हैं तो वहाँ पे भी इसकी लागत कम आती है। उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थ पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप ही स्थित हैं, जैसे इस्पात उद्योग है, चीनी का उद्योग है, सीमेंट उद्योग है। ये कच्चे माल के नज़दीक ही लगाए जाते हैं क्योंकि इसमें लागत इनकी कम आती है और मुनाफा ज़्यादा होता है। कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित उद्योगों के लिए पदार्थ की शीघ्र नष्टशीलता एक अनिवार्य कारक है। कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पाद क्रमशः उत्पादन क्षेत्रों अथवा दुग्ध आपूर्ति स्रोतों के समीप ही संसाधित किए जाते हैं। नेक्स्ट, श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है। बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचालन एवं औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योगों के श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया है। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो बहुत से ऐसे उद्योग हैं जहाँ पर कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जहाँ पर मिस्त्री होते हैं वो, और उनका कार्य अलग ही तरह का होता है। शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग। प्राचीन काल समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था। तो शक्ति के साधन का मतलब हो गया जहाँ पे उनको पावर मिलती है
शक्ति मिलती है, बिजली मिलती है, तो वहाँ पर उसको लगाया जाता है। जैसे एल्यूमिनियम उद्योग, एक क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा उदाहरण दीजिए जो शक्ति के साधनों के तक अभिगम्यता का है, तो उसका आंसर है एल्यूमिनियम उद्योग। नेक्स्ट है परिवहन और संचारी सुविधाओं तक अभिगम्यता। तो कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए परिवहन चाहिए, परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन चाहिए। तो तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं होना वहाँ पर आवश्यक है। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में यदि परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योग का संकेंद्रण हुआ है। नेक्स्ट है सरकारी नीति। संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना की जाती है। तो सरकारी नीति आजकल वहीं पर लागू की जाती है जहाँ पर पता पड़ता है कि लोगों को वहाँ पर रोजगार चाहिए, तो ऐसे कारखाने या ऐसी इंडस्ट्री उसी क्षेत्र में लगाई जाती है जहाँ पर लोगों को रोजगार अधिक से अधिक सरकार दे सके। समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता उद्योगों के मध्य संबंध। प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य अनेक उद्योग लाभान्वित होते हैं। अगर मान लो कहीं पे कोई बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, तो वहाँ पे कच्चे माल के लिए जो छोटी छोटी उनके कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो आसपास छोटे छोटे उद्योग भी उनके लग जाते हैं, तो वो प्रधान उद्योग की समीपता होती है इसमें। तो ये लाभ समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत हो जाते हैं। विभिन्न उद्योगों के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति होती है। उपरोक्त सभी कारण समृद्ध रूप से किसी उद्योग की औसत का निर्धारण करते हैं। अगला स्वच्छंद उद्योग क्या है, ये क्वेश्चन में भी आता है। तो स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते हैं। यह उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जल द्वारा अभिगम्यता होती है। तो स्वच्छंद उद्योग वे कहलाते हैं जहाँ पर वो किसी भी पुर्जों को बनाने के लिए या कोई भी सामान बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं और वो किसी भी तरह से कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते। विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चा माल, उत्पाद एवं स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। आकार पर आधारित उद्योग किसी उद्योग का आकार, उसमें विशेष निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। इसके अनुसार उद्योगों को सरल अथवा कुटीर, बड़े, छोटे व बड़े पैमाने के उद्योगों को वर्गीकृत किया जाता है। तो ये टेबल बनी हुई है उद्योगों का वर्गीकरण की, तो इसमें सभी प्रकार का लिखा हुआ है। तो आकार के आधार पर कुटीर उद्योग है, छोटे पैमाने के, बड़े पैमाने के उद्योग हैं। कच्चे माल पर आधारित है, कृषि आधारित है, खनिज आधारित, रसायन, वन, पशु आधारित उद्योग है। उत्पाद के आधार पर मूलभूत है, उपभोक्ता सामान में। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र है। तो इस टेबल का भी सभी बच्चे अच्छे से अध्ययन जरूर करें। अब नेक्स्ट आता है इसमें कुटीर उद्योग है, और आगे के जितने भी इस चैप्टर का पार्ट है